नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गोल गुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, थोड़े व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी राकेश सर आपकी रेगुलर क्लासें लेते रहते हैं प्रैक्टिकल वाले पार्ट की, और अगले 5 से 7 दिन में आपका जो है संपूर्ण सिलेबस करवा दिया जाएगा। भले ही हमें एक दिन में 2-4 क्लास डालनी पड़े। और टेस्ट सीरीज वाले बहुत सारे लड़कों की शिकायत आती है कि सर अभी उसमें पूरे टेस्ट नहीं डाले गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि अब जो है अगले 5-7 दिन में पूरे टेस्ट डालूं, ताकि आप लास्ट टाइम में उनका अच्छी तरीके से अपना जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन कर सके। वरना आप पहले डाल दूंगा तो आप पहले टेस्ट देके फ्री हो जाओगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि लास्ट टाइम आप टेस्ट दो, उतना ही आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। और मात्र 151 रुपये में आप प्ले स्टोर पे जाके गोल गुरु अकेडमी नामक जो अपना एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। मार्केट में अपनी दोनों किताबें चल रही है, ऑब्जेक्टिव और थ्योरी। थ्योरी जो है पूरी की पूरी एनसीईआरटी और आरबीएसई जो है उसका निचोड़ निकाला गया है। और जो अपनी ऑब्जेक्टिव चलती है उसमें एनसीईआरटी आरबीएसई के अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमें लेने चाहिए थे वो पूरी तरीके से इंक्लूड करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो मार्केट से आप दोनों किताबें ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो है आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी अपनी रेगुलर क्लासेस चल रही है, एनसीईआरटी को अपन कवर कर रहे हैं, और इन क्लासों से आपका 85 से 90% जो है सिलेबस कवर हो जाएगा। बहुत सारे टॉपिक बच्चों के रहता है कि सर समझ में नहीं आ रहा, उन लोगों के लिए ये निःशुल्क जो है बैच हम लोगों ने यूट्यूब पे चलाया है। आप यकीन मानिए, हम यदि चाहते तो इस जो पूरा जो कोर्स है इसको हम एप्लीकेशन में भी चला सकते थे, और अच्छा खासा पैसा भी जो है अदर कोचिंग की तरह हम इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन हमने सोचा आप लोगों के लिए जो है ये सारा का सारा मैटर यूट्यूब पे निःशुल्क लेके आए। इसका एक पर्पज यह भी है कि स्कूली बच्चे जहाँ टीचर्स वगैरह वर्तमान में नहीं है, उन बच्चों के लिए भी ये क्लासें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि एनसीईआरटी का पार्ट जो है जहाँ बच्चे टीचर के अभाव में छोड़ देते हैं, उनको अपने यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे अक्षांश, देशांतर और समय के बारे में। बिल्कुल आपके ये टॉपिक मेंशन किया गया है सिलेबस में, इसको अच्छी तरीके से देखते हैं। इसमें क्या क्या देखेंगे? सर्वप्रथम भूमिका देखेंगे अपन, भौगोलिक ग्रिड क्या होता है, अक्षांश समानांतर बोले तो अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर जो यामोत्तर जिसे अपन बोलते हैं वो क्या होती है, देशांतर और समय के बारे में अपन चर्चा करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में चर्चा करेंगे कि 180 डिग्री जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अब देखिए, पृथ्वी का आकार, पृथ्वी पूर्ण गोल नहीं है, ये याद रखना भाई। पृथ्वी पूर्ण गोल नहीं है। भूमध्य रेखा के पास से पृथ्वी उभरी हुई है और ध्रुवों के पास से चपटी है। ये क्यों है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण तो छोटा आ जाना, या चक्री घुमाता ना, और बीच में मोटी ऊपर जो है नीचे छोटी लागे, तो बिल्कुल भी टाइप की अपन जो है पृथ्वी दिखे इस तरीके में घूमे, ठीक है, पश्चिम से पूर्व ये घूमती है। ये एक लघु वर्ताकार गोलाब है भाई, लघु वर्ताकार गोलाब है। तो यहां से पहला सवाल क्या निकल के आया कि पृथ्वी गोल नहीं है, नारंगी संतरे के समान है, और लघु वर्ताकार गोलाब के रूप में पृथ्वी स्थित है। इसकी विषुवतीय और ध्रुवीय त्रिज्या बराबर नहीं है। अब देखिए, ये मान लो क्या है, वर्त है, ठीक है। ये क्या होती है? सेंटर से लेके अपन परिधि तक बात करें तो इसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को डबल अपन करेंगे तो वो क्या होता है? व्यास होता है। तो ये बात क्या कर रहा है कि विषुवत रेखीय और ध्रुवीय त्रिज्या एक समान नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो देखिए, यहां से लेके ये है भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय त्रिज्या, और ये क्या है? ये आपके ध्रुवीय त्रिज्या। तो यहां पे तो त्रिज्या दिखाई नहीं दे रही, यहां पे इतनी अधिक दिखाई दे रही है। तो ये सेंटेंस यही कह रहा है कि विषुवत रेखीय और ध्रुवीय त्रिज्या एक समान नहीं है। उभार का कारण क्या है भाई? पृथ्वी के अपने अक्ष पर, ये अक्ष है पृथ्वी का, अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण विषुवतीय वृत्त पर उभार बना हुआ है। इसके चारों ओर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है और बीच से उभार ले लेती है, ध्रुव से चपटी हो जाती है। अब बात आता है भौगोलिक ग्रिड। तो सरल शब्दों में जो है, जाड़ हुआ है ना तितर पकड़ने वाले, देखो तितर पकड़ना क्या है? कानूनी अपराध है। मैं तो आप लोगों के लिए एक उदाहरण बता रहा हूं कि जो जाड़ होता है, ये जो जाड़ होता है ना, जाली, आप वॉलीबॉल की नेट भी देख सकते हो, बैडमिंटन की नेट भी देख सकते हो।
तो ये जो होता है ना, ये क्या कहलाता है, ये ग्रिड कहलाता है। तो धरातल पर स्थानों की स्थिति जानने के लिए, धरातल पर किसी जगह की वास्तविक स्थिति जानने के लिए अक्षांश और देशांतर काम आते हैं। अक्षांश और देशांतरों का ये मेल ही क्या कहलाता है, भौगोलिक ग्रिड कहलाता है। काल्पनिक रेखाओं का जाल बनाया गया है जिसे भौगोलिक ग्रिड कहते हैं। ये जो ग्रिड इस पृथ्वी पर बना हुआ है, मैं आप लोगों को ग्लोब दिखाना चाहूंगा एक बार। ये जो ग्लोब है, ये पृथ्वी की वास्तविक स्थिति है भाई। मैंने पूर्व क्लासों में पढ़ा रखा है कि पृथ्वी की वास्तविक स्थिति को यदि देखना है तो आप इस ग्लोब को देख लीजिए। ये पश्चिम से पूर्व इस तरीके से पृथ्वी, ये जो इसका अक्ष दिख रहा है, इस पे पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ये बीच से उबारली हुई है और दूरों से बिल्कुल कैसी है, चपटी है। इसमें काल्पनिक रेखा है, जैसे एक भूत होता है ना, कि भूत है, भूत है। आज तक देखा है क्या किसी ने? अरे कोई कौन देखियो भूत ने, सिर्फ आपा यानी अनुमान लगाओ कि भूत है। ठीक बयान ही इकाई है, ए रेखा है जो कि काल्पनिक है। आप यहाँ जाओगे तो मिलेगी नहीं। ये देखो इस तरीके से खींची हुई, आगे अपन देखेंगे, उन्हें देशांतर कहते हैं। और इस तरीके से जो लेटी हुई रेखाएं हैं उनको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और इन दोनों के आपस के मेल को, इस जाल को क्या कहते हैं, ग्रिड कहा जाता है। देखो प्राकृतिक संदर्भ बिंदु और ग्रिड के घटक क्या क्या है भाई। तो इस ग्रिड में क्या देखने को मिलता है, पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व घूर्णन। पहला सवाल, इस स्लाइड से बात करें तो पृथ्वी कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में घूर्णन करती है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। के कारण दो प्राकृतिक बिंदु प्राप्त होते हैं। इस घूर्णन के कारण एक तो अपने को उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, दो संदर्भ प्राकृतिक बिंदु अपने को प्राप्त होते हैं। ये बिंदु भौगोलिक ग्रिड का आधार प्रदान करते हैं भाई। तो दो ध्रुव हो गए, एक तो उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए भौगोलिक ग्रिड के घटक की बात करें तो ग्रिड में दो प्रकार की कैसी होती है, काल्पनिक रेखाएं। ये रेखाएं वास्तविक नहीं है, कैसी है, काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं बोल दो, चाहे समानांतर बोल दो, रेखा बोल देते हैं अक्षांश रेखा, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। देखो पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई क्षैतिजीय रेखाएं कैसी है, क्षैतिज रेखा है भाई। यहाँ पूर्व पश्चिम यहाँ खींचड़ी है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखाएं, ये जो उत्तर से दक्षिण दिशा में इस तरीके से खींची हुई होती है, ये क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। अक्षांश बोले तो आड़ी रेखाएं, देशांतर बोले तो खड़ी रेखाएं। देखो ये ऊपर दिख रहा है ना एक मात्रा, तो जो मात्रा है मतलब ये खड़ी रेखाओं की बात हो रही है। अक्षांश मतलब आड़ी रेखाएं। उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो दोनों ध्रुवों को जोड़ती है। अब देखो ये क्या करती है, देशांतर, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये दोनों ध्रुवों को जोड़ने का कार्य करती है। ये इस तरीके से आगे अपन इनकी संख्या की भी बात करेंगे, सारी चीजें देखेंगे, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ेंगे भाई। अब देखो अक्षांश, भूपृष्ठ पर मतलब पृथ्वी पर किसी स्थान का अक्षांश उस स्थान की वे कोणीय दूरी है जो विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में पृथ्वी के केंद्र से यामोत्तर पर मापी जाती है। ये परिभाषा आपको कंफ्यूज कर सकती है, सिंपल सी बात है। ये क्या है, विषुवत रेखा है। क्या है, विषुवत रेखा है। ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। क्या है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। अब अक्षांश क्या होता है, इस केंद्र बिंदु से जो कि विषुवत वृत्त पर है, पृथ्वी के केंद्र से उत्तर और दक्षिण दिशा में कोणीय दूरी है। ये मान लो यहां पर कितना बन गया, 30 डिग्री का कोण बन गया। तो यहां पर अपन खींच देंगे, ये कौन सी हो गई, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मान लो यहां पर 60 डिग्री का ये कोण बन गया, तो अपन यहां पर क्या खींच देंगे, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक इसी प्रकार से अपन इस तरफ भी खींच सकते हैं। तो ये जो इस तरीके से कोणीय दूरी है, ये क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली रेखा समांतर या अक्षांश रेखाएं कहलाती है। देखो इस पृथ्वी पर हर जगह ग्रिड पर ये जो बिंदु है ना, ये क्या है, ये क्या है, अक्षांश से बिंदु। और मान लो यहां पर अक्षांश है, यहां पर अक्षांश, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। अब इनको आपस में समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, ये अक्षांश रेखा कहलाती है, समांतर कहलाती है।
मुख्य अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे उससे पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई। देखो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है और मैं थ्योरी को माहिर हूँ भाई। थ्योरी में चौकी पढ़ाई करूँ, प्रैक्टिकल जो है वह अपने राकेश ही है, क्योंकि भाई मैथ वायड़ा है मगर बहुत अच्छी चीज़ें हैं समझ में आवे। मैं तो आर्ट्स को स्टूडेंट हुई वास्ते वह थ्योरी में ज़्यादा विश्वास रख क्या करूँ। फिर ही मैं सोचो अक्षांश और देशांतर में पढ़ाई दू थाने। देखो मुख्य अक्षांश रेखाएं, पहली कौन सी हो गई, विषुवत वृत्त। ये इस पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त माना जाता है। 0 डिग्री भी इसे बोलते हैं, इसे विषुवत वृत्त भी बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। ये सबसे बड़ा वृत्त है। तो आपको कोई पूछे कि इसे भौगोलिक ग्रिड पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, तो है विषुवत वृत्त। कौन सा व्रत है, विषुवत व्रत है। ये मान लो पृथ्वी है, तो ये बीच वाला जो भाग है, ये पृथ्वी देखो, ये वास्तविक स्थिति, ये बीच वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये सबसे बड़ा व्रत है। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, इससे ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, इससे नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब एक हो गया उत्तरी ध्रुव, एक हो गया दक्षिण ध्रुव। ये जो उत्तरी ध्रुव है इसे क्या बोलते हैं, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये जो दक्षिणी ध्रुव है इसे क्या बोलते हैं, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। याद रखें, विषुवत वर्त को छोड़कर प्रत्येक गोलार्ध में 89 अक्षांश समांतर या अक्षांश रेखाएं होती है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। अब ये लाइन जो है मैं आपको जब चित्र के माध्यम से समझाऊंगा तब मजा आएगा। मान लो ये पृथ्वी है, ये लाइन क्या बोल रही है कि विषुवत वृत्त को छोड़कर प्रत्येक गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होती है। ये कौन सा हो गया, विषुवत वृत्त हो गया। ये बोल रहा है इसके इधर 89, इसके इधर 89। बाकी हमने सुना है जो है अक्षांश कितने होते हैं, 0 डिग्री से उत्तर में 90, दक्षिण में 90। ये बोल रहा है अक्षांश रेखाएं, तो 89 अक्षांश रेखाएं इधर हो गई, 89 अक्षांश रेखाएं इधर हो गई। ठीक है, ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये क्या है, बिंदु के रूप में है भाई। क्या है, दोनों बिंदु के रूप में है। तो यहां से 2 सवाल बनते हैं, अक्षांश कितने हैं, अक्षांश कितने हैं, तब कितने आएंगे, तब आएंगे 89 प्लस 89, और दोनों ये भी जुड़ जाएंगे, ये 0 भी जुड़ जाएगा, मतलब कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 181। अब आपको पूछे अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो ये बिंदु है, ये बिंदु है, इन 2 बिंदुओं को साइड में कर दो, बाकी जो कुछ भी बचता है वो क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। तो अक्षांश रेखाएं कितनी है, अक्षांश रेखाएं 2 बिंदु हटा दो तो कितने हो गया, 179। और ये लाइन यही कह रही है कि अक्षांश रेखाएं कितनी है, 179। अक्षांश कितने हैं, 181। सबसे बड़ा अक्षांश वर्त कौन सा हो गया, 0 डिग्री। 3 महत्वपूर्ण अपन ने बात कर लिए, बाकी अभी तक कुछ बचता नहीं है। ठीक देखो, ये उत्तरी ध्रुव हो गया बिंदु के रूप में। ये यहां पर बात करें तो ये हो गया विषुवत वर्त। ये उत्तरी गोलार्ध की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। ये चित्र पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की स्थिति को दर्शाता है। विषुवत वृत्त मध्य में है, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश का मान बढ़ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश का मान बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। देखिए भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं, 0 डिग्री। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इनका मान तो बढ़ेगा ही ना, और मान बढ़ता बढ़ता यहाँ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और इधर आते भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब है ध्रुव की ओर जाने पर मान बढ़ता है, और मान तो बढ़ता है भाई, नौकरी लगने पर भी समाज में अपना मान सम्मान बढ़ता है ना। तो इस अक्षांश की तरह भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर यात्रा करो मेरे दोस्त, तभी इस समाज में, इस कलयुग में तुम्हारा मान बढ़ेगा। अक्षांशों के बीच की दूरी की बात करें तो औसत नाम आ गया है। औसत नाम आते ही कितने करने, 1 1 1 वन वे चलना है भाई। कितनी बार, 3 बार।
एक अक्षांश की औसत दूरी यदि बात करें तो इस ग्रिड पर कितनी है? 111। मतलब यह है कि दो अक्षांशों के बीच की ये जो दूरी है ना, ये कितनी है? 111 है औसत रूप में। अब देखो विश्वत वृत्त पर थोड़ी कम है, ये विश्वत वृत्त पर कितनी है? 110.6 है, 110.6 है। ध्रुवों पर बढ़ के कितनी हो जाती है? 111.7 हो जाती है। ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कुल रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179। कुल अक्षांश की बात करें तो 181। विश्वत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी थोड़ी बढ़ती है भाई। यहां से यहां बढ़ रही है ना, क्योंकि पृथ्वी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है। ये भी कथन और कारण में आ सकता है कि 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुव की ओर जाने पर पृथ्वी का जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी थोड़ी बढ़ क्यों जाती है? क्योंकि पृथ्वी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है। आज कल इस प्रकार के सवाल थोड़ी ज्यादा बनाते हैं, कथन और कारण, है ना? तो ऐसे सवाल भी आप यहां से कवर कर सकते हैं। अब देखिए देशांतर, जिसे अपन यामोत्तर बोलते हैं। परिभाषा की बात करें तो किसी स्थान का देशांतर उस स्थान की प्रमुख यामोत्तर, प्रमुख यामोत्तर ये आ गई भाई, प्रमुख यामोत्तर के पूर्व और पश्चिम में कोणीय दूरी है। अब इसके पूर्व में और पश्चिम में जो कोणीय दूरी है, ये देखो दिखाई दे रहा है इधर, ये क्या है? ये देशांतर है। ये क्या है? देशांतर है। अब देखो यहां से एक अच्छा सवाल बनाता हूं मैं आपके लिए। आपको पूछ सकते हैं कि 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, कौन सी जगह एक दूसरे को काटती है? तो ये अफ्रीका के पश्चिम में, अफ्रीका के पश्चिम में ये एक खाड़ी है जिसे क्या बोलते हैं? गिन्नी की खाड़ी। किसकी खाड़ी? गिन्नी की खाड़ी है भाई। यहां पर 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर आपस में काटती है एक दूसरे को। ये इंग्लैंड है, यहाँ पर ये एक द्वीपीय देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक जगह का नाम है ग्रीनविच। क्या नाम है? ग्रीनविच। वहां से गुजरने के कारण इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर का दूसरा नाम क्या रखना है? क्या याद करना है? ग्रीनविच रेखा। प्रमुख यामोत्तर बोले तो बात करें तो 0 डिग्री देशांतर, ये प्रमुख यामोत्तर मानी जाती है। एक यामोत्तर और देखेंगे, 180 डिग्री प्रमुख। ग्रीनविच लंदन, लंदन सिटी तो इंग्लैंड में है ना, से गुजरने वाली देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समझौते द्वारा प्रमुख यामोत्तर माना गया। इसका मान कितना है? 0 डिग्री है। कितना है? 0 डिग्री। इसलिए तो कई बार बोलते हैं कि जीरो, हीरो की शुरुआत हमेशा 0 से होती है। तो ये 0 जो है बहुत भारी है भाई। क्यों भारी है? अपन प्रमुख यामोत्तर में इसको पढ़ रहे हैं। देशांतरों के विस्तार की बात करें तो प्रमुख यामोत्तर से, ये हो गया प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री से पूर्व और पश्चिम में 180 डिग्री तक, 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर, ये खींचे जाते हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। और अपन इनको गोल करेंगे ना इस तरीके से, इनको गोल करेंगे तो 180 डिग्री एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। प्रमुख यामोत्तर के पूर्व का भाग पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। और ये पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। हमेशा जहां आप पढ़ रहे होते हैं, टीचर के सामने जो बोर्ड होता है, इसके ऊपर वाली दिशा अपन को उत्तर माननी है। प्रमुख यामोत्तर के पश्चिम का भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। विशेषता की बात करें तो अर्धवर्ताकार आकार होता है भाई इनका। अब देखो ये जो इधर से इधर खींची गई है देशांतर रेखाएं, इनका आकार कैसा होता है? यहां से लेके यहां तक देखोगे तो पूरा वृत्त थोड़ी दिखाई दे रहा है, आधा ही तो दिखाई दे रहा है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? अर्धवर्ताकार आकार। सभी यामोत्तर अर्धवर्ताकार होती है, दोनों ध्रुवों पर मिलते हैं। इधर से जाकर इधर, ये देखो सारी के सारी इधर मिल रही है और इधर वाली इधर मिल रही है। समकोण पर काटना, ये देखो यहां पर क्या है? यहां पर बीच में 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जिसे इक्वेटर अपन बोलते हैं, चारों एक ही नाम है, इसको काट रही है। कैसे काट रही है? ये इस तरीके से है, तो ये आके इसको समकोण पर काट रही है, इस तरीके से, इस तरीके से ये काट रही है। मतलब है सारी की सारी देशांतर रेखाएं 0 डिग्री को कैसे काट रही है? समकोण पर काटती है। सभी यामोत्तर विषुवत वृत्त को समकोण पर काटते हैं। समान लंबाई, अरे कोई आपको दिख रही है क्या कि भाई आ तो 3 देशांतर लंबी है और आ ओछी है?
एक सारी सी देख लेते हैं भाई, फितोलियर नाप हो ना, तो सारी की लंबाई कितनी है, एक समान है। सभी यामोत्रों की लंबाई लगभग समान है। बदलती दूरी, बिल्कुल विषुवत वृत्त पर यामोत्रों के बीच की दूरी अधिकतम और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल के माध्यम से ही अपन देखेंगे। ये कह रहा है कि विषुवत रेखा पर इन दो देशांतरों के बीच में जो दूरी है वो अधिक है, और जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे इनकी दूरी कम होती जाएगी और ध्रुव पर जाकर शून्य हो जाएगी। बिल्कुल आपको सवाल पूछ सकते हैं, क्या भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर दो देशांतरों के मध्य की दूरी कम होती है? बिल्कुल होती है भाई। यहां से देखो जैसे खरबूजे की होया ना, खरबूजो इस तरीके से है। तो विषुवत वृत्त पर यामोत्रों के बीच दूरी अधिकतम 111.3 किलोमीटर होती है, जैसे जैसे ध्रुवों पर जाएंगे दूरी कम हो जाएगी। देशांतर रेखाओं के चित्र मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया। देखो ये खरबूजो ये भाई एक तरीके को, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर बीच में दूरी अधिक मिलेगी, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे शून्य हो जाएगी। ये चित्र ग्लोब पर देशांतर यामोत्रों की स्थिति को दर्शाता है। ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा प्रमुख यामोत्तर है, सभी यामोत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं इनको तुलना करके। विषुवत वृत्त के उत्तर दक्षिण में कोणीय दूरी अक्षांश है, ठीक है। प्रमुख यामोत्तर के पूर्व पश्चिम में कोणीय दूरी देशांतर है। दोनों मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया। सभी रेखाएं विषुवत वृत्त के समानांतर होती है, बिल्कुल। ये देखो मान लो ये 0 डिग्री है तो इसके समानांतर ये होती है सारी की सारी अक्षांश रेखा, इस तरीके से इधर खींची हुई, इसके इधर खींची हुई, ये 0 डिग्री है, ठीक है। सभी यामोत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं, तो मैंने कह दिया सभी के सभी जो यामोत्तर है वो कहाँ मिलते हैं, ध्रुवों पर जाकर मिल जाते हैं। ग्लोब पर वृत्त के समान दिखती है, ग्लोब पर वृत्त के समान बिल्कुल। आप ग्लोब पर देखोगे तो ये एक वृत्त दिख रहा है, इससे नीचे वाला भी अक्षांश वृत्त दिख रहा है, आगे वाला भी वृत्त दिख रहा है, मतलब सारे के सारे कैसी दिख रही है, वृत्त के समान दिखाई दे रही है। ग्लोब पर अर्धवर्त के समान दिखाई देती है, बिल्कुल। ये इधर से इधर चलोगे तो ये क्या है, अर्धवर्त है। दो देशांतर मिलकर एक वर्त का निर्माण करती है, इसी कारण अपन कहते हैं कि पृथ्वी पर कितने वर्त है, 360/2 बराबर 180। और एक अपन बात करें वर्त जो पृथ्वी को बराबर भागों में बांटता है वो कौन सा है, भूमध्य रेखा। तो कितने हो गए, 181 पूर्ण वर्त है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो ग्लोब पर अर्धवर्त के समान ये दिखाई देती है देशांतर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 और विषुवत रेखा पर 111.3 किलोमीटर होती है। ध्रुव पर शून्य, 45 पर कितनी, 79 किलोमीटर। ये डाटा भी याद रखना भाई, एनसीईआरटी का है, तीनों का तीनों, ठीक है ना। कोई फोन है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। 0 डिग्री विषुवत वृत्त कहलाती है, 90 डिग्री को ध्रुव कहते हैं। कुल 360 देशांतर होते हैं, दोनों ओर 180, 0 डिग्री के इधर 180 इधर 180। ताप कटिबंध निर्माण, 0 से जो है 23 को क्या कहते हैं, 23 डिग्री, 0 से 23 डिग्री या कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का सेतर, ये 0 डिग्री है। ये 23 डिग्री इधर, ये 23 डिग्री इधर, ये बीच वाला क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। मतलब गर्म रहता है, सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती है, इस कारण उष्ण, उष्ण मतलब गर्म। कटिबंध मतलब दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कटिबंध। तो ये हो गया उष्ण कटिबंध। अब देखो 23.5 से लेके 66.5 तक, ये 66.5 तक बात करें तो ना तो ज्यादा सर्दी पड़ती है ना ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसे क्या बोलेंगे, शीत प्लस उष्ण। शीत प्लस उष्ण बोले तो शीतोष्ण कटिबंध। तो ये बीच वाला क्षेत्र कहलाता है शीतोष्ण। और जैसे ही 66.5 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो भाई चौकी वाली ठंड पड़े, हाडगा जमा वाली ठंड पड़े, इस कारण इनका क्या शीत कटिबंध किया करा। तो तीनों के तीनों याद हो गए आपको। प्रमुख यामोत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय निर्धारण इससे होता है। अब देशांतर और समय की बात करते हैं, उससे पहले 2 घूंट पानी की। पहले हम छोटे थे तब थे कि 2 घूंट पोलियो की। पूरी क्लास देखने वाले बताना देखिए कि भारत अब पोलियो मुक्त हो गया है क्या, कितने अपडेट रहते हो आप। मूल अवधारणा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, देखो पृथ्वी किधर से किधर, पश्चिम से पूर्व जाती है, ठीक है। 360 डिग्री देशांतर का एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करती है।
तभी तो एक दिन और रात में घंटे कितने होते हैं? 24 होते हैं, किसी के पास भी 25 नहीं होते, याद रखना। इसलिए सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। देखो कितना शानदार लॉजिक है ये। देखो मान लो इधर सूर्य है ना, इधर सूर्य है, ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व इस तरीके से घूमती है, तो ये घूमती है अपने को। देखो अटिन काई में सुबह पे लिखे सूरज उग्यो अगुणो है, और अपन धीरे 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 यहाँ बढ़तो दिखे, और लास्ट में 8 शाम का कहीं सूरज आत जावे। आई कहानी रे वे कि इधर से निकला, इधर से चलता हुआ इधर आके वापिस चला गया। ऐसा नहीं होता, सूर्य हमेशा एक जगह रहता है। ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व इस तरीके से घूमती है, तो ये अपने को सूर्य ऊपर आता हुआ दिखाई देता है, इसलिए सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। समय की गणना किस तरीके से करते हैं? हालांकि मैथमेटिक्स वाला मैटर आ गया, लेकिन फिर भी आप लोगों को अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। देखो 24 घंटे में पृथ्वी कितनी घूमती है? 24 घंटे में पृथ्वी घूमती कितनी है? 360 डिग्री, मतलब पूरी घूम जाती है भाई। जैसे आजकल के लोग घूमते हैं ना, सुबह क्या बात करते हैं, शाम को क्या कर देते हैं, मतलब घूम जाते हैं। वर्तमान कलयुग में आप किसी का भी भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन पृथ्वी का भरोसा कर सकते हैं। भले ही घूम रही है, लेकिन अगले दिन वापस उसी जगह आ जाएगी। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। एक घंटे में कितना? एक घंटा में ये 15 डिग्री घूमती है। तो 360 में 24 का भाग दोगे तो 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा, ये निकल के आएगा कि एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। तो एक डिग्री में कितना समय लेती है? एक डिग्री में 4 मिनट का समय लेती है, मतलब 4 मिनट में एक डिग्री घूमती है, और 15 डिग्री घूमने में एक घंटा लेती है। सिंपल सी बात है, 4 मिनट में एक डिग्री घूमती है, 4 मिनट में एक डिग्री घूमती है, और 60 मिनट में 15 डिग्री ये पृथ्वी घूमती है। पूर्व में समय बढ़ता है। अब देखो ये आप सिंपल भाषा में समझो, ये 0 डिग्री है, देशांतर रेखा है। इसके आप इधर पूर्व में जाओगे तो समय कैसा मिलेगा आपको? बढ़ा हुआ मिलेगा। अरे भारत के दृष्टिकोण से इस मैटर को आसानी से समझ सकते हैं कि भारत कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। पूर्वी गोलार्ध में है ना, तो ग्रीनविच रेखा से भारत का समय कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है, मतलब आगे ही तो है। तो पूर्व की ओर जाने पर समय क्या होगा? बढ़ेगा, और इधर घटेगा। इधर क्या होगा? घट जाएगा। तो पश्चिम में समय घटेगा, पूर्व में बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे अपन चलेंगे और जो है आगे चलते हैं भाई, उदाहरण के माध्यम से अपन समझेंगे कि किस तरीके से क्या होता है। तो भूटान के समय की बात करेंगे। जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे, पिछली बार लेबर असिस्टेंट में ऐसा सवाल आया था कि ग्रीनविच पर मान लो 12 बजे हैं, तो दिल्ली में कितने बजे हैं? तो दिल्ली में 5.5 घंटे ही आगे करने हैं आपको, क्योंकि पूरा भारत का समय तो एक ही है। जो समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा, वही संपूर्ण भारत में होगा। तो जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे है, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय कितना होगा? तो 12 बजे है दोपहर को, ठीक है। ग्रीनविच पर 12 बजे हैं, मान लो ये 0 डिग्री है, यहां पर कितने बजे हैं? 12 बजे हैं। 90 डिग्री इधर चलना है, 90 डिग्री इधर चलना है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने बजे है? तो अब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 90 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा, 360 मिनट आ जाएगा, बराबर 6 घंटे। ठीक है। अब देखो देशांतर का अंतर, सबसे पहले आसानी से अपन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ग्रीनविच और थिम्पू के बीच देशांतर का अंतर कितना हो गया? 90 डिग्री अपन ने बात करी। समय का अंतर 90 इंटू 4, 90 इंटू 4, क्योंकि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, तो 360 मिनट आते हैं। इनको अपन घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 6 घंटे हो गए। दिशा की बात करें तो पूर्व में, इसलिए समय बढ़ेगा। आगे चलते हैं, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। एक उधर वाला देख लिया, एक इधर वाला देख लेते हैं। तो ग्रीनविच पर वही 12 बजाने हैं, और अब की बार पश्चिम दिशा में। ये ग्रीनविच है, ये पश्चिम दिशा में कितना? 90 डिग्री। तो ठीक इसके उल्टा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आसानी से आप इसको भी समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, मानक समय और मानक यामोत्तर की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये है भारत, इसके बारे में पूछ सकते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसे क्या बोलते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय यहीं से निर्धारित होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना कि ये भारत के 5 राज्यों से होके
गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से, जिसमें यूपी हो गया, एमपी हो गया, यूपी एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। ये जो 5 राज्य है, इन 5 राज्यों से ये यामोत्तर रेखा गुजरती है भाई। उड़ीसा का हल्का सा जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, हल्का सा पार्ट जो है इसके अंडर में आता है, और यहाँ पर जो है 20 से जाती है, किसके? छत्तीसगढ़ के 20 से जाती है। इधर ये हल्का सा आ गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्व दिशा से गुजरती है, और यूपी के लगभग मध्य से होके या पूर्वी भाग से होके गुजरती है, और इधर ये हल्का सा पार्ट आ जाएगा किसका? आंध्र प्रदेश का। ठीक है। मानक यामोत्तर का चुनाव इस प्रकार किया जाता है कि वे 15 डिग्री या 7.5 डिग्री 30 मिनट के गुणांक में हो, ताकि जीएमटी से अंतर 1 घंटे या आधे घंटे के गुणांक में आपको मिल सके। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, ये हो गया, ये गुणांक ये भी याद रखना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। भारतीय मानक समय। तो मानक यामोत्तर भारत की कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये इलाहाबाद यूपी, इलाहाबाद मिर्जापुर, मिर्जापुर के नैनी के निकट से निकलते हैं। नैनी भी नाम आ जाए, मिर्जापुर भी नाम आ जाए, इलाहाबाद भी नाम आ जाए, यूपी भी नाम आ जाए, चारों के चारों राइट करने हैं। 82.5 डिग्री इंटू 4 मिनट बोले तो 330 मिनट। ग्रीनविच से कितने आगे है? ये ग्रीनविच से इसका समय कितना है? 5.5 घंटे आगे है। छाप लेना दिमाग में। पहली बात, भारत की प्रधान यामोत्तर कौन सी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इलाहाबाद के नैनी से होके ये गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश बोले तो एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा व आंध्र प्रदेश होके गुजरती है। ये ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है। वास्तविक अपन मान निकालते हैं तो जीएमटी प्लस से 5.5 घंटे अपने को करने हैं। भारत ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। पूर्व और पश्चिम में अधिक विस्तार वाले देश जैसे रूस हो गया, जिसका पूर्व और पश्चिम विस्तार अधिक है। कनाडा भी जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे उत्तर वाला जो पार्ट है वो कनाडा कहलाता है। इसका भी पूर्व से पश्चिम विस्तार ज्यादा है, अमेरिका का भी ज्यादा है। या एक से अधिक मानक यामोत्तर अपनाए जाते हैं। विश्व को कुल 24 टाइम जोन में बांटा गया है, ये भी याद रखना। विश्व के 24 टाइम जोन, इस तरीके से जो है आपको एनसीईआरटी में मानचित्र मिलेगा। विश्व को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। प्रत्येक टाइम जोन को 15 डिग्री देशांतर के बराबर माना गया है। 15 डिग्री देशांतर पर एक टाइम जोन निर्धारित किया गया है। आप देखोगे तो आपको आराम से, जब पूरे 360 देखोगे तो 24 टाइम जोन आपको मिल जाएंगे। पूर्व पश्चिम में अधिक विस्तार वाले देश एक से अधिक टाइम जोन अपनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब देखो, 0 डिग्री ग्रीनविच, 0 डिग्री या ग्रीनविच रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान यामोत्तर। अब ये जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अरे मतलब हुआ ना कहीं कि अभी को डॉक्यूमेंट नाम ओरिजिनल नाम अलग हुआ है और ग्रामीण अलग के हुए, वही कहानी है। 180 डिग्री जो रेखा है, इसका दूसरा नाम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? काल्पनिक रेखा है, भूत की तरह, जहां से नया दिन शुरू होता है। ये मुख्यतः 180 डिग्री देशांतर के साथ साथ चलती है। कुछ स्थानों पर टेढ़ी मेढ़ी है, ताकि देशों और द्वीपों समूह को एक ही तिथि में रखा जा सकता है। कैसे? ये इधर घुमा दिया, मान लो इधर वाले इसके जो ये छोटे छोटे द्वीप है ना, इनको भी इसी टाइम जोन में रखने के लिए यहाँ घुमा दिया। ठीक है, सही है। अलास्का का हल्का सा पार्ट जो इधर घुमा हुआ है, या फिर अपन बात करें जो है रशिया का ये जो पार्ट है, रशिया का ये जो पार्ट है, ये वाला, इसको भी एक टाइम जोन में लेने के लिए यहाँ पर इसको घुमा दिया, ये मोड़ डाल दिया, उसके बाद ये मोड़ डाल दिया और फिर ये मोड़ डाल दिया। मतलब पहले ये पूर्व दिशा में घूमी हुई है, फिर पश्चिम दिशा में, फिर वापस पूर्व दिशा में। 3 मोड़ इसमें मोटे मोटे नजर आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो टेढ़ी मेढ़ी है, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी है। इधर घूमिए, इधर घूमिए और वापिस इधर घूमी है। ग्रीनविच 0 से इसका समय अंतर ठीक 12 घंटे है। ग्रीनविच पर मान लो 12 बजे हैं दिन के, तो यहाँ पर रात के 12 बजेंगे। ठीक उल्टा है ये। इंटरनेशनल डेटलाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसका नाम है। तिथि परिवर्तन के नियम। पूर्व की ओर यात्रा करोगे, पूर्व की ओर यात्रा करोगे तो टाइम बढ़ेगा भाई। जब कोई यात्री पूर्व की ओर जाते हुए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करता है तो तिथि एक दिन घट जाती है। तिथि एक दिन घट जाती है। ये मान लो क्या है? 180 डिग्री है। जब कोई यात्री पूर्व की ओर जाते हुए, ये इधर जा रहा है, पूर्व की ओर जाते हुए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है,
ये पूर्वी गोलार्ध है, इसको पार करेगा तो कौन से गोलार्ध में आएगा? पश्चिमी गोलार्ध में आ जाएगा। तो दिन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब मान लो यहां पर ये सोमवार को चल रहा है और इसने गलती से 180 डिग्री पार कर लिया, तो ये किस में आ जाएगा? रविवार में आ जाएगा। देखो मंगलवार को पूर्व की ओर जाने वाला यात्री तिथि रेखा पर पार करते ही बुधवार में प्रवेश कर जाएगा। अब देखो मंगलवार को पूर्व की ओर, ये पूर्व की ओर इधर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो तिथि रेखा पार करते बुधवार में प्रवेश कर जाएगा। इधर ये मंगलवार है तो इधर बुधवार हो जाएगा। ज्यादा झमेले में पढ़नू को नहीं, बस अब तो शो ध्यान है। अन्य कोई खड़ोएर बोलने जावे तो एक दिन ला रहे हो जाए लो, अटिन कोई खड़ोएर और वो फलांग मार अन्य आई गयो, मतलब एक दिन आगे आई गयो। ठीक है, पूर्व की ओर जाने पर या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके जब पूर्वी गोलार्ध में प्रवेश कर लेगा तो क्या हो जाएगा? एक दिन बढ़ जाएगा। जब पश्चिमी गोलार्ध में चला जाएगा तो एक दिन घट जाएगा। जब कोई यात्री पश्चिम की ओर जाते हुए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर पार करता है तो तिथि एक दिन बढ़ जाती है। बिल्कुल ये पश्चिम की इस तरीके से जाके, ये देखो निशान इस तरीके से जाके इधर आता है तो दिन बढ़ जाएगा, इधर जाएगा तो घट जाएगा। उदाहरण में ज्यादा झमेले में पढ़ना मत, ये अलग तरीके से आपको समझाया गया है। क्या याद रखना है? ये 180 डिग्री देशांतर जो रेखा है, इसको इधर से इधर पार करेंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इधर से इधर पार करेंगे तो बढ़ जाएगा। ये दोनों याद रखना भाई। अध्याय का जो सार है, क्या क्या अपन लोगों ने पढ़ा है? बहुत कुछ पढ़ा आज की क्लास में अपन लोगों ने, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अपन ने पढ़ा, 180 डिग्री जो है देशांतर क्या कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अक्षांश 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जो ये इस तरीके से लेटी हुई रेखा है, ये अक्षांश कहलाती है। देशांतर 0 से 180 डिग्री तक इस तरीके से जो है वो क्या कहलाते हैं? देशांतर खड़े हैं। भौगोलिक ग्रिड हो गया इस तरीके से, ये जो जाल है ये क्या कहलाता है? भौगोलिक ग्रिड कहलाता है। समय की गणना 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ये अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ा था। 179 जो है क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं और अक्षांश कितने? 181 है। 360 डिग्री देशांतर है, प्रमुख यामोत्तर के दोनों ओर 180 डिग्री है। बात करें इस तरीके से गोलाई में तो 180 डिग्री एक ही रेखा है। 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट का संबंध है। भारत का जो मानक समय है वो GMT से 5.5 घंटे आगे है, या प्लस की अपन बात करें। 180 डिग्री बराबर क्या कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जहां से नए दिन की शुरुआत होती है। और वापिस एक नई क्लास के साथ आके अपन नए दिन की शुरुआत करेंगे। आज के इस टॉपिक में बहुत कुछ आपने सीखा होगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अच्छे से पढ़ना और कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी, और लाइक वाला बटन तो दबाना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।